फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो बच्चों अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पहले हम इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखो, सपोज दैट हमने एक यहां पर प्लेट कंसीडर की, ठीक है ना, इस प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया, और एक दूसरी प्लेट और कंसीडर की, ठीक है, इसको हमने नेगेटिवली चार्ज किया इस तरीके से। और बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होता है और नेगेटिव प्लेट पर टर्मिनेट करता है, ठीक है ना। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे इस तरीके से टर्मिनेट कर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरीके से मूव करेगा। ओके, अब हम एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का और एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव नेचर का जिसका मैग्नीट्यूड q कूलाम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब देखो ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है ना, वो क्या करेगी, वो इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ इसको नेगेटिव वाले चार्ज पार्टिकल को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो आपका पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव प्लेट की साइड में अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की साइड में अट्रैक्ट होगा। और अट्रैक्ट करने के लिए इस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू E इंटू क्यू। ओके, जहां पर E क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और यहां पर भी जो फोर्स लगेगा दैट इज ऑल्सो F इक्वल टू E इंटू क्यू, जहां पर Q इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है और E क्या है, हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और जो फोर्स लग रहा है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। ठीक, अब देखो जनरली आपको इस तरीके से डायग्राम दिखेगा कि आपको एक इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रखा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव नेचर का, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से यहां पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू E इंटू क्यू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू E इंटू क्यू, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और फिर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर, और एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं। ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करने के लिए पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ड्रॉ करते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसके अंदर हमारा एक डायपोल रखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा एक डायपोल है, क्लियर, ये नेगेटिव चार्ज डायपोल का, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये हमारा क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ओके, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, 2a से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर, अब ध्यान से देखो, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उस पर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F इक्वल टू E इंटू क्यू। ओके, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इक्वल टू E इंटू क्यू। इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो हमारी यूनिफॉर्म है, एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, और बोथ चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है, इसलिए ये दोनों जो फोर्स लगेंगे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। कैसा रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो बच्चों जो यहाँ पर इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है ना, फोर्स ऑन डायपोल, डायपोल पर जो फोर्स लग रहा है, ओके, उसकी वैल्यू हमारी रहेगी F इक्वल टू E इंटू क्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसलिए ये दोनों फोर्स क्या बनाएंगे, ये हमारे एक कपल डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? कपल। ओके, अब कपल क्या करता है, कपल इसको टर्न करेगा, टर्न करेगा तो डायपोल रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो इसके अंदर कपल की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? टॉर्क। ओके, वही टॉर्क हमें यहां से फाइंड करना है। क्लियर? तो बच्चों देखो, अगर मैं यहां से टॉर्क फाइंड करता हूं तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क इक्वल टू होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि हमें यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं गिवन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स के साथ ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। तो अब देखो, हम यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम यहां से एक आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? और यहां से इस लाइन को आगे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, इस वाले फोर्स के लिए एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी एक परपेंडिकुलर बनेगी। अगर इसका नाम रख देते हैं हम ए, ये हो जाएगा हमारा बी और ये सी। तो जो बी सी लाइन है, यही क्या रहेगी? हमारी परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो मान लेते हैं ये जो एंगल दिया है ना, ये हमारा थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। तो ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके फाइंड कर लेंगे। तो आप देखो, यहां से इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आप अप्लाई करो साइन थीटा। तो बच्चों देखो, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 2a। तो इस तरीके से हमें vc की वैल्यू क्या मिलेगी? 2a साइन थीटा। तो यहां से ये जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 2a साइन थीटा, vc की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से जो हमारा फोर्स रहेगा वो रहेगा हमारा F, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? vc। ओके, अब फोर्स की वैल्यू E इंटू क्यू पुट कर दो यहां, तो फोर्स इज E इंटू क्यू, और आपका vc की वैल्यू आई है हमारी 2a साइन थीटा। हम इसमें पुट कर देंगे यहां 2a साइन थीटा। तो बच्चों देखो, ये हमें मिलेगा Q इंटू 2a, इसको एक साथ अरेंज कर देते हैं, यहां बचेगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, Q इंटू 2a आपका यहां से ये क्या होता है? ये हमारा होता है डायपोल मोमेंट P। ओके, तो देखो, टॉर्क टाउ इक्वल टू आ जाएगा PE साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा किसका? टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? ये टॉर्क का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस साल के एग्जाम में पूछा गया था, टॉर्क फाइंड करवाया गया था 2006 के एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, हम इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। यहां से देखो ध्यान से, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। क्लियर? हम इसको वेक्टर फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, टॉर्क टाउ इक्वल टू आ जाएगा P क्रॉस E, ठीक है ना। ये कैसे आया? ये हमारा आया है इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है। क्लियर? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू होता है हमारा AB साइन थीटा। ओके, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया है? टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। क्लियर? तो डायरेक्शन कैसे होगी? उसकी डायरेक्शन भी आप देखो यहां से निकालोगे। जैसे अगर आप इन दोनों से कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहती है, ठीक है ना, E और V वेक्टर के। क्लियर? तो आप देखो ध्यान से, यहां पर आपका जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, यहां से अगर मैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालूं तो डायपोल मोमेंट तो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है ना। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो सामने है, इस तरीके से देखो, इस साइड में जा रहा है। क्लियर? इन दोनों के बीच का एंगल ही तो थीटा है ना, और इन दोनों का ही E और P, इनका ही जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही क्या है? वही हमारा टॉर्क है, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन शो करेगा। ठीक, एनी प्रॉब्लम? चलो, अब हम देखते हैं इसमें स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां से हम निकालते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस। ओके, तो स्पेशल कंडीशंस क्या हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहली स्पेशल कंडीशन लेते हैं, जब हमारा जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, व्हेन डायपोल पुट
पैरेलल, ठीक है ना, डायपोल को हम पैरेलल रखेंगे किसके साथ, विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बहुत ध्यान से देखना। तो हमने यहां पर, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। ओके, और हमने यहां पर अपना डायपोल पुट किया, ठीक। तो ये देखो यहां से हमारा डायपोल रखा हुआ है, क्लियर। ये डायपोल लेंथ हो जाएगी 2a, ये हमारा हो जाएगा माइनस का चार्ज, इधर हो जाएगा प्लस का चार्ज, मैग्नीट्यूड कितना है हमारा q। ओके, अब देखो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। ओके, तो देखो डायपोल मोमेंट हमेशा किधर लगता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस तरीके से, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है, तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। P और E याद रखना, ये हमारा P वेक्टर है ना, और E वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो आपका थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ओके, हम P की डायरेक्शन से ही, ये जो हमारा डायपोल मोमेंट P है, इसकी डायरेक्शन से ही डिसाइड करेंगे कि हमारा डायपोल पैरेलल रखा है या एंटी पैरेलल रखा है। ओके, तो इस कंडीशन में जो हमें थीटा मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0 डिग्री। ओके, तो अगर हम यहां से टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला कितना था, PE साइन थीटा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये मिलेगा PE साइन आपका 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू होती है कितना, 0 डिग्री। तो इस तरीके से टॉर्क कितना आ गया, 0 टॉर्क आ गया। मतलब यह है कि जब आपका डायपोल कहां रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, तो उस कंडीशन में उसमें कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, है ना। और जब टॉर्क नहीं लगेगा तो इट मींस नो रोटेशन, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कोई रोटेशन नहीं होगा, मतलब टॉर्क हमारा रोटेट नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसी टॉर्क को देखें तो इस कंडीशन में, क्लियर, यहां जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर को फोर्स लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू ई, है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू ई। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से डायपोल पर नेट फोर्स फाइंड करूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, अगर हम यहां से निकालते हैं नेट फोर्स, तो बच्चों देखो नेट फोर्स क्या आएगा, F नेट इक्वल टू, तो देखो हमारा ये वाला फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा QE, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारा नेट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि जब हमारा डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा, उस कंडीशन में ना तो डायपोल रोटेट करेगा, ओके, और दूसरी बात है क्योंकि ये नेट फोर्स भी 0 है, और नेट फोर्स 0 होने की वजह से लीनियर मोशन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो नो लीनियर मोशन, ठीक है ना, मतलब ना तो डायपोल के अंदर लीनियर मोशन होगा और ना ही रोटेशनल मोशन होगा। ओके, मतलब हमारा डायपोल, तो यहां लिखेंगे हेंस एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या आएगा, क्लियर, नो लीनियर मोशन, ना तो हमारा कोई लीनियर मोशन होगा, एंड नो रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, नो रोटेशनल मोशन, ठीक है ना तो हमारा लीनियर मोशन आएगा और ना ही रोटेशनल मोशन आएगा, मतलब डायपोल हमारा ना तो चलेगा और ना ही घूमेगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन है उसमें हमारा व्हेन डायपोल पुट एंटी पैरेलल, ठीक है ना, हम डायपोल को एंटी पैरेलल रखते हैं विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ हम इसको कैसे रखते हैं, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो बच्चों देखो एंटी पैरेलल रखने के लिए सबसे पहले हम यहां अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, कैपिटल E, ओके। अब यहां पर हम अपना एक डायपोल रखते हैं, याद रखना क्योंकि डायपोल को हमें एंटी पैरेलल करना है, तो एंटी पैरेलल में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इस साइड होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और वो कब होगी, जब हम नेगेटिव चार्ज इधर बनाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पर बनाएंगे, ओके। तो आप देखो इसमें आपका डायपोल लेंथ हमारा 2a हो जाएगा,
ओके। और जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो निगेटिव की तरफ हो जाएगी, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। क्लियर, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी हमारी डायपोल मोमेंट पी की वैल्यू। ओके, पी हमारा किधर आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चला गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां देखो दो वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने जा रहा है, पी आपका अपोजिट आ रहा है, दोनों एंटी पैरेलल, थीटा कितना आ गया 180 डिग्री। ओके, तो इस कंडीशन में अगर हम यहां से टॉर्क फाइंड करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पीई साइन थीटा। कितना था हमारा, पीई साइन थीटा। तो बच्चों देखो यहां से टॉर्क मिलेगा पीई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, तो हमें टॉर्क कितना मिला 0। ओके, मतलब यहां से जो टॉर्क आएगा वो कितनी डिग्री आ जाएगा 0। क्लियर, और देखो यहां से अगर मैं नेट फोर्स फाइंड करूं, नेट फोर्स, ओके, तो नेट फोर्स कितना मिलेगा, एफ नेट इक्वल टू, देखो यहां से नेट फोर्स फाइंड करेंगे। क्लियर, तो ये दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड पर, तो आपका QE माइनस QE यहां से इसे कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स कितना आ गया 0। ठीक है ना। तो बच्चों देखो इस कंडीशन में हमारा टॉर्क भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है। इसका मतलब सेम वही कंडीशन बन रही है, ना तो हमारा डायपोल रोटेट करेगा और ना ही आपका लीनियर मोशन करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा हमें, नो रोटेशन, नो रोटेशन, ना तो हमें रोटेशन मिलेगा और नो लीनियर मोशन। ओके, ना तो हमें रोटेशन मिलेगा और ना ही हमें लीनियर मोशन मिलेगा। ठीक है, मतलब हमारा डायपोल ना चलेगा और ना घूमेगा। ठीक, चलो अब हम देखते हैं इसकी थर्ड कंडीशन। क्लियर, ये कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आती हैं एग्जाम में, याद रखना। थर्ड हमारी कंडीशन कौन सी थी, थर्ड कंडीशन थी जब हमारा डायपोल व्हेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, विद इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रखा हो, परपेंडिकुलर रखा हो, तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ठीक है, मतलब टॉर्क कितना आएगा, तो हम देखो टॉर्क निकालते हैं। तो सपोज दैट ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है E। ओके, और हमारा डायपोल यहां रखा हुआ है इस तरीके से। क्लियर, अब देखो हमें कैसे परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे, हम P और E की डायरेक्शन निकालेंगे। क्लियर, तो इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। आपका जो डायपोल मोमेंट है P वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से देखो ये एंगल थीटा कितना आ जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से हमारा थीटा आ गया 90 डिग्री। टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क निकलेगा PE साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों देखो PE साइन आपका आ गया 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमें टॉर्क कैसा मिला, टॉर्क मिला यहां से मैक्सिमम टॉर्क मिला। ओके, टॉर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहां से मैक्सिमम टॉर्क मिल गया। ठीक, अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो आप ध्यान से देखो, इस वाले चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना। दो फोर्स लगेंगे, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक हमारा रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव होगा और आपका रिवर्स का नेगेटिव होगा। तो अगर मैं यहां से नेट फोर्स निकालूं तो वो कितना आएगा, QE माइनस QE कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो जब हमारा डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, उस कंडीशन में सिर्फ क्या करेगा, टॉर्क तो अप्लाई होगा लेकिन नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मतलब इस केस में जो हमारा डायपोल है, क्लियर, वो डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्लियर, इस केस में हमारा डायपोल क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, इसमें रोटेशनल मोशन टेक्स प्लेस। क्लियर, मतलब रोटेशनल मोशन होगा और जो लीनियर मोशन है वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहां पर नो लीनियर मोशन। ठीक, लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में हमारा डायपोल टर्न कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब देखो हम यहां देखते हैं कि जो हमारा डायपोल है उसको हम रखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां रखते हैं हम डायपोल को, रखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर देखते हैं क्या होता है। क्लियर, तो चलो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है when dipole
पुट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जब हमारा डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस कंडीशन में उस पर क्या एक्टिविटी होगी, क्लियर, किस तरीके से हम उसको टैकल करेंगे। तो लेट्स अज्यूम दिस इज अवर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि ये हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसे पैरेलल नहीं होती, ठीक है ना। ये इस तरीके से बना दो आप, क्लियर। अब इसके अंदर हम एक रख देते हैं डायपोल, ठीक। तो एक हमारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपने यहां रख दिया और नेगेटिव चार्ज इधर कहीं किसी भी पोजीशन पे रख दो, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हो गई हमारी डायपोल लेंथ, क्लियर। अब बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि डायपोल का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो तो इक्वल होता है, लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है। जहां पर फील्ड लाइनें क्लोज टुगेदर हैं उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो याद रखना ये वाला जो प्लेस है यहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे मैं मान लेता हूं E1, ओके। और जो इस साइड वाला है जहां पर फील्ड लाइनें थोड़ा दूर दूर हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसको मैं मान लेता हूं E2, ओके। तो देखो जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, क्लियर, वो हमारा कैसा होगा, वो होगा F इक्वल टू Q इंटू E1, मतलब फोर्स हमारा F1 रहेगा क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। वहीं पर यहां पर इस पे जो फोर्स लगेगा F2 वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा Q इंटू E2, क्लियर, क्योंकि चार्ज तो सेम है दोनों का, Q इंटू E2 हो जाएगा, ठीक। अब सिंस आपको पता है कि आपका जो E1 है वो दैट इज ग्रेटर देन E2 है, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में आपका जो F1 आएगा वो आ जाएगा हमारा Q इंटू E1, क्लियर। और जो बच्चों हमें F2 मिलेगा वो मिलेगा हमें Q इक्वल इंटू E2। और इस केस में सिंस क्योंकि हमें पता है हमारा E1 ग्रेटर देन E2 है, ओके, तो इस केस में हमारा F1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, क्लियर। मतलब अगर मैं यहां से F नेट की वैल्यू फाइंड करूं, नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करूं, तो नेट फोर्स हमें मिलेगा F1 माइनस F2, क्लियर। और ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, है ना। जो नेट फोर्स मिलेगा वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ एक फोर्स बड़ा है एक फोर्स छोटा है, ठीक है ना। फोर्स में डिफरेंस है, डिफरेंस होने की वजह से यहां पर नेट फोर्स मिलेगा। और अगर नेट फोर्स मिलेगा तो आप देखो नेट फोर्स क्योंकि हमारा F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो नेट डायरेक्शन इधर को होगी, है ना। तो इस केस में हमारा जो डायपोल है वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स से लीनियर मोशन करेगा, क्या करेगा, लीनियर मोशन यहां पर करेगा, क्लियर। यहां पर लीनियर मोशन टेक्स प्लेस, ओके, टेक्स प्लेस, ठीक। तो इस केस में जिस समय हमारा डायपोल, जिस कंडीशन में हमारा डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो वो रोटेशनल मोशन भी करेगा और साथ साथ लीनियर मोशन भी करेगा, दोनों मोशन करेगा। तो याद रखना, क्लियर, कि हमारा इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर, तो डायपोल क्या करता है, क्लियर, डायपोल टेक्स प्लेस, क्लियर, क्या क्या, लीनियर मोशन ये भी करता है और साथ साथ में रोटेशनल मोशन वो भी करता है, रोटेशनल मोशन, ओके। मतलब इस केस में इसका नेट फोर्स वो भी जीरो नहीं होता है और जो जो आपका टॉर्क है वो भी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब रोटेट भी करता है और आपका टर्न भी करता है, मतलब लीनियर मोशन भी करता है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का इफेक्ट था, ठीक। तो दोनों कंडीशन आ सकती हैं, डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और डायपोल को जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इज दैट क्लियर? चलो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम देखते हैं कि अगर हम अपने चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडीशन में उस पे जो एक्सेलरेशन आता है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारी नई हेडिंग है एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमारा एक चार्ज पार्टिकल जिसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना, और फिर वहां से क्या निकालेंगे, उस पर आपका निकालते हैं फोर्स। ठीक, तो लेट्स एज्यूम दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, माना कि ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई, और इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है क्यू कूलाम का। क्लियर, इस तरीके से मैग्नीट्यूड इसका क्यू है, क्योंकि हमारा चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो हमारा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ओके, और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का F इक्वल टू ई इंटू क्यू। इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ध्यान सुनना, पार्टिकल हमारा ए पोजीशन पर है। क्लियर, जैसे ये फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल चलेगा, जो भी चार्ज पार्टिकल है ये मूव करेगा और मूव करके अपनी पोजीशन चेंज करेगा और कहां शिफ्ट कर जाएगा, ये पॉइंट बी पर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना, मान लेते हैं इसने यहां पर डिस्प्लेसमेंट s मीटर कवर किया। ठीक है, फोर्स हमारा यही लग रहा है, और चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा। ओके, क्या करेगा, मोशन। मान लेते हैं जो हमारा चार्ज पार्टिकल इसमें गिवन है, इस पार्टिकल का मास है स्मॉल m। ठीक है ना, पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m, और जब ये चला स्टार्टिंग में मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट में था। ठीक है, रेस्ट से अगर चला तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब ये आगे मूव करेगा फोर्स से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, तो मान लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती v। v क्या है, हमारी चार्ज पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और इसको A पॉइंट से V पॉइंट तक शिफ्ट होने में सपोज दैट टाइम लग रहा है t सेकंड का। कितना टाइम लग रहा है, t सेकंड का। तो आप ध्यान से देखो, जब वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी पार्टिकल में, तो उसमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है ना। तो मान लिया यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो a, कितना एक्सेलरेशन आया, a। ठीक है ना, तो देखो क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है तो तुरंत इसमें न्यूटन्स लॉ लगेगा, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा m इंटू ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो तो हमें मिलेगा यहां से m इंटू ए इक्वल टू मिलेगा e इंटू क्यू। ओके, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू आ जाएगा e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई m। ओके, तो ये क्या आ गया, ये हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। क्लियर, मतलब इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, यहां से हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। मतलब अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, क्लियर, तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F इक्वल टू ई इंटू क्यू, और उस फोर्स के इफेक्ट में आकर के पार्टिकल मोशन करेगा, उसकी वेलोसिटी 0 से चेंज हो जाएगी और उसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारा कितना होगा, E इंटू ई टू क्यू। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। A इक्वल टू आया E इंटू क्यू अपॉन M। अब ध्यान से देखो, जो आपका E है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जो हमारा Q है वो चार्ज, वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। ओके, और जो M है दैट इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना, ये हमारा चार्ज पार्टिकल का क्या है, मास है। ठीक, और A हमारा क्या है, A हमारा एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी? ठीक है, अब देखो एक चीज और देखना, सपोज दैट एक रिलेशन होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। रिलेशन ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअल में रिलेशन ऐसे होता है E इक्वल टू माइनस का dV ओवर dr, इस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये होता है। क्लियर, तो जो हमारा रिलेशन आया है एक्सेलरेशन का, क्लियर, तो यहां से जो एक्सेलरेशन का रिलेशन आया है A इक्वल टू E इंटू क्यू अपॉन M। अगर मैं E को रिप्लेस कर देता हूं V अपॉन D, जहां D डिस्टेंस है, क्लियर, तो इसमें लिखूंगा तो आपका E ये हो जाएगा V अपॉन D M और ऊपर Q। क्लियर, यहां से इसको E को रिप्लेस कर दिया मैंने V अपॉन D से। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका ये हो गया। यहां पर V जो है ना वो हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बच्चों,
पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो भी गैप है, ठीक है ना, उसका पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, एम मास है, डी आपकी डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है? यहां से लेकर यहां तक की जो उसने कवर की है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को एक और दूसरा फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। किसके टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं? वोल्टेज के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, हम अगर निकालते हैं इसकी वेलोसिटी, क्लियर, तो वेलोसिटी क्या होगी? ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्लियर, तो पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जो हमारा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? v हो गई थी, है ना। और टाइम कितना लगा था? 30 सेकंड का टाइम लगा था। इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा v इक्वल टू 0 प्लस a और t। तो बच्चे देखो, यहां से v वेलोसिटी इक्वल टू आ गया ए टी, और एक्सीलरेशन जो है हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, यहां रख देंगे E इंटू क्यू अपॉन एम इंटू टी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया? ये वेलोसिटी आ गया, स्पीड आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या था हमारा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल यहां से ए से वी तक मूव कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट एस फाइंड करना है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ध्यान से, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, क्लियर, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां से हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे यहां से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रिलेशन यूज करेंगे, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो बच्चों देखो यहां से s ये 0 हो जाएगा, प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, यहां से s इक्वल टू 1/2, और a की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी इसे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? E इंटू क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा m इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया? यहां से ये रिलेशन आ गया, ठीक, ये उसका आपका डिस्टेंस आ गया, जो डिस्टेंस उसने पाथ ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं, और क्या फाइंड कर सकते हैं? और हम उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल का। ओके, एनी प्रॉब्लम? यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, एक और टाइप के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां से देखो, हम एक केस देखते हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं ये हमारे स्पेशल पॉइंट्स। ओके, तो स्पेशल पॉइंट्स में हम यहां लेते हैं, यहां पर फर्स्ट पॉइंट है चार्ज्ड पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अगर हमें चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना है इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमारा एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो लेट्स एज्यूम, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस तरीके से, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारी E है। कितनी वैल्यू है? उसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो E है। ओके, और इसके अंदर क्या रखा है? यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है Q कूलाम का, उसका मास M, मास कितना है हमारा? M, चार्ज पार्टिकल का मास हमारा M। ओके, और इसका वेट किधर लगेगा? इसका वेट लगेगा M इंटू जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितने डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो अभी देखो, इसको चार्ज पार्टिकल को मैं माइनस कर लेता हूं इक्विलिब्रियम के लिए, क्लियर। तो आप देखो, यहां पर एक फोर्स, इसे इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखना है, तो एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई रैंडम कोई चार्ज दिया है, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हम उसे कितने कूलाम का चार्ज दें जिससे कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आप देखो, अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। वो दोनों
वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इसे मेंटेन नहीं करेंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेंगे। तो अब हमें इसे चार्ज कैसा करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है ना। तो माइनस चार्ज क्या करेगा, इसको ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना, F इक्वल टू ई इंटू क्यू, ठीक है। तो ये अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू ई इंटू क्यू, और जो इसका वेट लग रहा है m इंटू जी, है ना, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा E इंटू क्यू इक्वल टू एम इंटू जी। जनरली क्या करता है, हमसे चार्ज पूछता है, ठीक है ना, जो हो जाएगा m इंटू जी और अपॉन ई। क्लियर, या तो आपसे चार्ज पूछेगा तो चार्ज आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या कई बार चार्ज देगा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका m इंटू जी अपॉन क्यू, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आता है। या कई बार क्या करता है, आपसे वोल्टेज पूछता है, क्या पूछता है, वोल्टेज। तो देखो ध्यान से, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वोल्टेज निकालने का क्या तरीका है, वोल्टेज निकालने के लिए आपको पता है E इक्वल टू होता है V अपॉन डी, ठीक है ना। तो जहां बच्चों D क्या होगा, D आपकी यहां तक की डिस्टेंस होगी जहां से वो रखा है, क्लियर। तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से V अपॉन आपका रिलेशन आया है E इक्वल टू, कितना रिलेशन आया यहाँ से, E इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये आया हमारा एम जी अपॉन क्यू, यहाँ पर V अपॉन डी पुट कर देंगे तो हमारा एम जी अपॉन क्यू, तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपॉन क्यू और इंटू डी, ठीक है ना। तो इस रिलेशन से हम क्या पता कर सकते हैं, वोल्टेज पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा।